नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हेलो जी, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। अ very good afternoon once again. I welcome you all to this important session and very very special session. I really hope you all are doing well and doing well in your life. और सभी का बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत करते हुए इस सेशन में। क्या मैं सही से ऑडिबल हूँ या सही से विजिबल हूँ, ये एक बार मुझे प्लीज आप सभी लोग कंफर्म कर दीजिए। प्लीज कंफर्म करिए कि एम आई ऑडिबल प्रॉपरली और विजिबल प्रॉपरली। गुड आफ्टरनून पवन पटेल, रीमा यादव जी, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे आप सभी लोग, कैसे है बताइएगा। लेट मी नो इफ आई एम प्रॉपरली विजिबल एंड प्रॉपरली ऑडिबल प्लीज। ठीक है, ओके, आई थिंक यस। सेशन की शुरुआत होने वाली है। आज का सेशन होगा लेक्चर नंबर आई गेस 18, है ना। और जो भी है हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शंस इस चैप्टर को आज फिर से दोबारा, बिकॉज इसके पहले भी हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया है बहुत ही अच्छे से, बहुत बढ़िया से। तो आप देखेंगे पिछला जो सेशन था उस सेशन में हमने कंजंक्शंस, इंपॉर्टेंट स्टार्टर्स, कनेक्टर्स ये डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंजंक्शंस और उनके पेयर्स को। कंजंक्शंस और उनके पेयर्स को, जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ कंजंक्शंस है, बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं। उन कंजंक्शंस को किस तरह पेयर किया जाता है या फिर उनके पेयरिंग पे, उनके यूसेजेस पे कैसे सवाल आते हैं, ये सारे सवाल भी हम आज के सेशन में देखेंगे। ओके, थैंक यू रीमा जी, थैंक यू। पिछले सेशन में भैया हमने डिस्कस किए थे कुछ स्टार्टर्स और कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्टर्स, उसमें से भी कुछ स्टार्टर्स और कनेक्टर्स अभी बाकी है। तो जो भी हमने डिस्कस किया उसके ऊपर कुछ सवाल, उसके ऊपर आधारित कुछ सवाल हमने डिस्कस किए थे, 2-3 सवाल वी हैव डिस्कस्ड। बची हुई सारी चीजें अभी आज के सेशन में देखने वाले हैं। ओके, आज हम देखेंगे क्या क्या देखेंगे, देखिए देखेंगे आज के सेशन में हम देखेंगे वेरियस कंजंक्शंस और उन कंजंक्शंस की जो राइट पेयर होती है वो, क्योंकि ज्यादातर जो एरर वाला पार्ट होता है ना वो ये पार्ट होता है। कौन सा? कंजंक्शंस की जो पेयर होती है वो पेयर पे हम लोग ध्यान नहीं देते। हमको लगता है चलो ठीक है, दो या ऑल दो, इस कंजंक्शन का मीनिंग होता है किसी भी दो चीजों में कॉन्ट्रास्ट शो करना, किसी भी दो चीजों में विभिन्न विभिन्नता है वो शो करना, तो हम सिर्फ उतना ध्यान में रखते हैं। बट क्या कोई ऐसा शब्द है जो दो या ऑल दो के साथ जुड़ सकता है सेंटेंस में, ये हमें नहीं पता होता। तो वो हम आज के सेशन में देखेंगे। और सम स्टार्टर्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और उसके साथ ढेर सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सॉरी, एक मिनट दीजिएगा, आई विल ब्रिंग सम वाटर फॉर मी। तो मैं सेशन की शुरुआत जो है ना वो शुरुआत को एक क्वेश्चन से करना चाहूंगी, क्योंकि हमने कल क्वेश्चन की वैरायटी को डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि जो कंजंक्शंस आपको एग्जाम में आती है वो कंजंक्शंस की जो क्वेश्चंस पूछने की जो उनकी पैटर्न होती है वो पैटर्न एक अलग प्रकार से होती है। जैसे कोई एक कंजंक्शन दे दिया और आपसे कहा कि नीचे दिए गए किसी सेंटेंसेस को पेयर करो, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है वो हमने आज के सेशन में ऐड किए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं उन क्वेश्चंस को ही आपके साथ
डिस्कस करना चाहूंगी। फिर बाद में हम क्वेश्चन जो है वो देखिए, कंजंक्शंस तो हमने कल शुरू कर ही दिए थे, तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है जी। इसको हमने कल के सेशन में बढ़िया से पढ़ा तो था, है ना। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम देखने वाले हैं, जैसे देखो अभी यहाँ पर ऐसा है ना कि आपको जो कंजंक्शंस पूछने वाले हैं, उन कंजंक्शंस को मतलब हम जो कंजंक्शंस के क्वेश्चंस देखने वाले हैं उसमें उसके पेयर तो होंगे, बट क्या उस पेयर को सही से यूज किया गया है या नहीं, ये हम देखने वाले हैं। तो आपके पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, शी इज बोथ टैलेंटेड एंड शी वर्क्स हार्ड। तो यहाँ पर आपने मुझे बताना है कि ये जो सेंटेंस है ये सही है या गलत है। अगर सही है तो फिर नो इम्प्रूवमेंट, और अगर गलत है तो उसको किस तरह हम इम्प्रूव करने वाले हैं। ओके, चलिए बताने की कोशिश करिएगा। हम यहाँ पर बोथ और एंड इन कंजंक्शंस का उपयोग कर रहे हैं। ए बी सी और डी, मैं पोल लगाऊं या आप लोग आप ऐसे ही जवाब दोगे? पोल लगा दो, ठीक है। देखिए 4 ऑप्शंस, पोल 30 सेकेंड्स का पोल नहीं 45 सेकेंड्स का पोल लगाते हैं, और यहाँ पर आपका पोल स्टार्ट हो रहा है। जवाब देने की कोशिश करिएगा। ओम प्रकाश, शुभम यादव, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। पोल रुक गया, ठीक है। देखो, शी इज बोथ टैलेंटेड एंड शी वर्क्स हार्ड। बोथ और एंड आप जब जोड़ोगे किसी सेंटेंसेस में, तो वो दोनों सिमिलर चीजों के बीच का जुड़ाव होगा। अब जैसे सिमिलर चीजों के बीच का जुड़ाव कैसे, सोचिएगा बेटा, टैलेंटेड ये जो वर्ड होता है, ये वर्ड एक एडजेक्टिव है, राइट। अब एक एडजेक्टिव को किसी और दूसरे एडजेक्टिव के साथ जोड़ा जाना चाहिए, समझा आप मेरी बात। यहाँ पर दूसरा एडजेक्टिव नहीं दिया है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो रहा है गलत। अब कहाँ और एडजेक्टिव दिया है, चलिए यहाँ तो बोथ और एंड लगाया ही नहीं, ये गलत हुआ। शी इज बोथ टैलेंटेड एंड हार्ड वर्क। हार्ड वर्क ये कभी भी एडजेक्टिव नहीं होता। आपका आंसर बिल्कुल सरल, बहुत इजी होने वाला है। शी इज बोथ टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग। सो योर राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। रीजन क्या है? रीजन है मैम बोथ और एंड। अब जब किसी भी स्टेटमेंट में यूज करोगे तो वो दो सिमिलर आइडियाज, दो सिमिलर वर्ड्स, दो सिमिलर एडजेक्टिव एंड नाउन, इनको ही जोड़ेगा। अब दोनों विभिन्न चीजों को बोथ और एंड से नहीं जोड़ सकते हैं। ओम प्रकाश मैम कल बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, बहुत सही, बहुत सही भी हुआ, थोड़ा गलत है फ्रॉम चैट जीपीटी। ओके ठीक है, अगर कोई डाउट है किसी क्वेश्चंस में तो आप मुझे पूछ सकते हो। यहाँ पर आप यहाँ पर मैं डाउट्स आपके देख सकती हूँ। यहाँ पर मुझे कोई डाउट्स नहीं दिख रहे फिलहाल तो, बट आपको कोई भी डाउट्स है तो आई कैन सी योर डाउट्स। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अगर हो गया तो। हाँ, नहीं अभी तो नॉट ओनली बट ऑल्सो देख लो जरा। ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट ऑल्सो स्कोल्डेड, बट ये बाकी है अभी के लिए, अभी ऑल दो भी बाकी है। अनलेस तो आज हम करेंगे, सो दैट हम आज करेंगे, इवन दो भी आज हम करेंगे, एज लॉन्ग एज भी हमने आज करना है। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस नहीं है जो कल के सेशन पर बेस करेंगे। ये एक था तो ये हमने ले लिया, ये भी हमने। हाँ जी, एक बार कोशिश करिएगा जवाब देने की। लेते हैं क्वेश्चंस को। अच्छा, रिजल्ट्स हमने देखे नहीं ना। रिजल्ट 75% रिजल्ट है, वेरी गुड। शुभम यादव, ओम प्रकाश और पवन पटेल। पिछले सेशन, पिछले 45 सेकंड का आपको क्वेश्चन के लिए समय मिल रहा है। देखिए सोचकर जवाब देने की कोशिश प्लीज 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 करिएगा।
स्पॉट द एरर ए बी सी डी, आपको जवाब बताना है ए बी सी डी में। सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का भी क्वेश्चन आप कंसिडर कर सकते हो इसे, या फिर ये क्वेश्चन कंसिडर कर सकते हो कंजंक्शन का भी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द मैनेजर एज वेल एज द असिस्टेंट्स वर प्रेजेंट ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन। मैनेजर इज द फर्स्ट सब्जेक्ट, एज वेल एज से अपने दूसरे सब्जेक्ट्स को जोड़ा है, तो दूसरा सब्जेक्ट है असिस्टेंट्स, दिस इज सिंगुलर एंड असिस्टेंट्स इज प्लूरल। आपको वर्ब का उपयोग करना है, ठीक है। इस वर्ब को आप फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लिखोगे, क्यों? जब भी आप एज वेल एज कंजंक्शंस का यूज करके, कंजंक्शन का यूज करके जब आप दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हो तो आपका वर्ब ये पहले वर्ब के हिसाब से रखा जाएगा। ये हमने पिछले सेशन में किया था और आपने कितना अच्छे से नोट्स में पढ़ा है ये हम देखेंगे आपके आंसर से। तो आपका आंसर होना चाहिए वॉज, यहाँ पर आपकी गलती है, वर्ब को हटा के आप क्या करोगे, वॉज कर दोगे। सो योर आंसर, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। लेट्स चेक आप लोगों का आंसर बी आता है या नहीं। सिर्फ 25% बच्चों का आंसर गलत है, सही है बी का, बाकी फिर तो मतलब सबने गलतियां मुझे करते हुए दिख रही है। अंकुश राय, वो भी वेरी गुड अंकुश राय। अंकुश कुमार, गुड आफ्टरनून अंकुश, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? तो क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? हमने ये सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में किया था या नहीं किया था? हमने क्या देखा था, एंड से अगर दो सब्जेक्ट जोड़ोगे वर्ब होंगे प्लूरल, एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जोड़ोगे पहले के हिसाब से वर्ब लिखा जाएगा, नाइदर नॉर से दो सब्जेक्ट जोड़ोगे दूसरे वाले के हिसाब से वर्ब लिखा जाएगा। समझ रहे हो? अगर मैंने लिखा नाइदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स तो मैं आर लिखूंगी, इज नहीं लिखूंगी। as well as, along with, in addition to। इन कंजंक्शंस को अगर आपने किसी दो सब्जेक्ट्स के लिए जोड़ा, जैसे ए सब्जेक्ट आपने जोड़ा है बी के साथ यूजिंग एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, इन एडिशन टू, तो जो वर्ब आप लिखोगे ना, दैट वर्ब शुड कंसिडर ऑप्शन, कंसिडर सब्जेक्ट ए। मैं भी बहुत बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। बट वही अगर ए और बी को जोड़ने के लिए आपने नाइदर नॉर या आइदर और या सिर्फ और इन कंजंक्शंस का यूज किया है, तो आप जो वर्ब का यूज करोगे ये यूज होगा ऑप्शन नंबर बी के अनुसार या सब्जेक्ट बी के अनुसार। ये जो दो रूल है, ये दो रूल इस चैप्टर के नहीं है, ये है चैप्टर सब्जेक्ट और एग्रीमेंट जो हमने बहुत टाइम पहले कर लिया है। अभी भी अगर आपको गलती है इसका मतलब एक ही बात है, यू आर नॉट रिवाइजिंग एट होम। क्या मेरी बात समझ आ रहा है ना? तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको खूब सारी रिविजन करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं, अगर आपको आ जाए तो। चलो ठीक है, दैट्स इट। फिर हमने इतने क्वेश्चंस तो देख लिए, बचे हुए बाद में देखेंगे पढ़ने के बाद। अब हम पढ़ते हैं बेटा कंजंक्शंस और उनके पेयर्स को। मैंने बहुत सारी पेयर्स यहाँ पर ऐड किए आज के सेशन में, शायद आपको सारी चीजें समझ आ जाए। सबसे पहले पढ़ेंगे कंजंक्शंस होते क्या है, क्योंकि यहाँ से हमने पिछले सेशन की शुरुआत की थी, अभी भी थोड़ा सा डिस्कस हम कर लेंगे। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन, कन मतलब कनेक्टर, जंक्शन मतलब एक प्लेटफॉर्म। कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म, जंक्शन क्या होता है? प्लेटफॉर्म। इंदौर जंक्शन होता है, पुणे जंक्शन होता है, इलाहाबाद जंक्शन होता है या नहीं होता है? तो ये जो जंक्शंस है, ये जंक्शंस क्या होती है? वहां पर सब अलग अलग जगह की ट्रेनें जो है वो एक जगह आएगी और इकट्ठा होकर रूट एक्सचेंज करेगी। मतलब दोनों रूट के ट्रेन को अपने जोड़ने के लिए वो प्लेटफॉर्म बनाए हैं कंजंक्शन, जंक्शन। फिर हमारा कंजंक्शन क्या होगा? इसमें ना या तो आप दो शब्दों को जोड़ोगे, या तो आप दो फ्रेजेस को जोड़ोगे, या तो आप दो क्लॉजेस को जोड़ने की कोशिश करोगे। इतनी बात ध्यान में रखिए, वर्ड्स, फ्रेजेस या तो क्लॉजेस, ध्यान में रखिएगा। ये जो है ये हम कंजंक्शन के द्वारा जोड़ते हैं।
बहुत सारे कंजंक्शन दिए हुए हैं, जैसे उनमें एक कंजंक्शन जो है बट को यूज किया हमने, और यूज किया आई वॉन्टेड टू गो बट आई इट वॉज रेनिंग। तो बेटा ये जो बट को यूज किया है, इसका कोई तो मकसद होगा ना यहाँ पर, इसको जो यूज किया इसका कोई तो मकसद होगा, होगा या नहीं? तो जो इसका मकसद है वही हमें आज के सेशन में पढ़ना है। एजेंडा क्लियर, प्लानिंग क्लियर, क्या मैं बता रही हूँ समझ रहे हो? आपको ध्यान से बस उसे ही पढ़ना है कि बट ही क्यों लगाया। अच्छा ठीक है, बट लगाया तो क्या दो यूज होगा यहाँ पर, तो क्या ऑल दो यूज होगा, तो क्या येट यूज होगा, तो क्या स्टिल यूज होगा? ये सारी चीजें भी जरा एनालिटिकल मैनर में पढ़ने की कोशिश आप लोग करिएगा, जैसे एग्जाम्पल्स है आपके पास ढेर सारे। हाँ जी, अब क्या होता है ना, एक अंतर होता है बिटवीन प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन, जो हम थोड़ा सा डिस्कस जरूर कर लेंगे। देखो एक अंतर होता है, अंतर क्या होता है मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये अंतर ऐसा होता है ना बेटा कि देख लो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कंजंक्शंस वर्सेस प्रेपोजिशंस इस टॉपिक को। ये जो कंजंक्शंस वर्सेस प्रेपोजिशंस है ना, ये पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बड़ी अड़चन जो है वो अड़चन हम लोगों को हो सकती है। क्या ये मैंने ये बात प्रेपोजिशन में अपने आप लोगों से डिस्कस की थी, ये मुझे बता दीजिएगा। जैसे देखिए एक वर्ड होता है, एक वर्ड होगा आफ्टर। अब आफ्टर ये वर्ड क्या है ना, ये प्रेपोजिशन होता है, जैसे प्रेपोजिशन हमने डिस्कस किए, और ये कंजंक्शन भी होता है। आफ्टर ये वर्ड, अब बात ऐसी होती है ना, ये बात ध्यान में रखिए, जब भी ये प्रेपोजिशन होगा या जब भी ये कंजंक्शन होगा तो ये एक अपने पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेगा। देखो वर्ड सेम है बट दो पार्ट ऑफ स्पीच में आती है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ मुझे प्रेपोजिशन लिखनी है या कंजंक्शन लिखनी है? तो देखो दोनों का मीनिंग, अगर ये प्रेपोजिशन हो या कंजंक्शन हो, इसका मीनिंग वही होगा। क्या मीनिंग होगा इसका? इसका मीनिंग होगा बाद में। फिर हाउ डू आई डिफाइन, ये प्रेपोजिशन है, जब भी प्रेपोजिशन होता है कोई भी वर्ड तो वो टाइम, डिस्टेंस, प्लेस, लोकेशन दिखाने की कोशिश करेगा। और जब भी वो कंजंक्शन होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या काम करेगा, सिर्फ एक ही काम रहेगा उसका, वो काम रहेगा बस कनेक्ट करना। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पर आपको, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे एक वर्ड होता है सिंस, जो कंजंक्शन और प्रपोजिशन वो दोनों भी होता है। एक वर्ड होता है बेटा बिफोर, एक वर्ड होता है बेटा, आपको मैं बताऊं तो वाइल, एक वर्ड होता है बेटा ड्यूरिंग। हाँ जी, तो ये कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स है, जो वर्ड्स ध्यान में रखिएगा, ये सारे सारे वर्ड्स कंजंक्शंस भी है, प्रेपोजिशंस भी है। अब मुश्किल होती है कि मैम फिर हम कैसे पहचाने प्रेपोजिशन है या कंजंक्शन है? तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देती हूँ, ठीक है, वो एग्जांपल्स और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे सिंस का मतलब क्या होता है? सिंस के दो मतलब होंगे, सिंस समय बताने के लिए यूज होगा और सिंस रीजन बताने के लिए यूज होगा। देखो जैसे सिंस 2015 she has been waiting for the verdict। वर्डिक्ट क्या होता है? कोर्ट से जो रिजल्ट आता है ना उसको वर्डिक्ट कहते हैं, वर्डिक्ट। और दूजा आपके पास दो एग्जाम्पल्स है, दोनों एग्जाम्पल में आपको एक कॉमन वर्ड दिखता है, वो कॉमन वर्ड दिखता है सिंस। ठीक है, कौन सा वर्ड दिख रहा है? वो सिंस दिख रहा है मैम, सिंस। ठीक है, यहां पर भी सिंस को लिखा गया और यहां पर भी सिंस को लिखा गया। क्या आप मुझे मेरी एक बात बताओगे कि इसमें से कौन से नंबर में सिंस को कंजंक्शन बतौर लिखा गया है?
In which sentence the word since is written as a part of speech conjunction? ओम प्रकाश, अंकुश राय, सभी लोग सहभाग ले। कृपया करके सभी का जवाब मुझे यहाँ चाहिए, सभी लोगों ने सहभाग लेना चाहिए, क्योंकि मुझे कल ये एक बात नोटिस हुई थी सेशन में कि कुछ बच्चों को कल के मेरे कुछ कॉन्सेप्ट समझे नहीं है। तो अगर समझे नहीं है तो आप लोग जब तक पार्टिसिपेट नहीं करोगे कॉन्वर्सेशन में तब तक कोई बात नहीं बनने वाली है ना। सब लोगों को मिलकर आगे बढ़ना है। अंकुश, रीमा, सीमा, पल्लवी, अंकुश राय, ओम प्रकाश। कुछ बच्चे हैं जो बच्चे पहले दिन से बहुत बढ़िया इंटरैक्ट कर रहे हैं, पहले दिन से इंटरेक्शन बेस्ट है उन लोगों का। जैसे ये जो बच्चे है ना, इसमें एक हेमा भी ऐड होती है। ये कुछ बच्चे हैं जो बढ़िया से बात कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो बात ही नहीं करते। क्या आप क्लास में हो? अगर हो तो जवाब देने की कोशिश करिएगा। वाई डोंट यू स्पीक, वाई डोंट यू इंटरैक्ट विथ मी? चलो ठीक है, आपकी मर्जी, देखते हैं। सिंस 2015, इसमें सिंस ये समय बताने की कोशिश करेगा। क्या बता रहा है? यहां पर ये टाइम बता रहा है। अगर ये टाइम बता रहा है तो इसको हम कहेंगे प्रेपोजिशन। और अगर अगर ध्यान में रखिएगा, सिंस ये जो वर्ड है, हाँ जी, सिंस ये वर्ड है, अगर ये रीजन बताने की कोशिश करेगा, रीजन बताने की कोशिश करेगा, तो फिर ये वहां पर कंजंक्शन होगा। और यहां से आपका जवाब मिलता है कि सिंस यहां पर कंजंक्शन है। क्या ये बात समझ आई बेटा? तो सिंस 2015 टाइम। अब सेम हैपेंस विद, देखो सेम सेम सेम। वाइल अगर टाइम के लिए यूज होता है तो प्रेपोजिशन, टाइम के लिए यूज नहीं होता तो कंजंक्शन। ड्यूरिंग का सेम, बिफोर का सेम, आफ्टर का सेम, सिंस का भी सेम। तो क्या ये बात समझ आई? सब लोगों को समझना बड़ा जरूरी है। इस पर आधारित एक प्रश्न है, पूछा गया, रिकॉग्नाइज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इट्स 20 years since I have seen her। यहाँ मैं आप लोगों को एक पोल भी दूंगी 45 सेकेंड्स का, ताकि आप लोगों को अच्छा खासा समय मिल जाए। देखिए, जवाब देने की कोशिश करिए। यस पल्लवी, वेरी गुड। ये क्या दिखाता है? रीजन दिखाता है। वेरी गुड। हाँ जी, ठीक है, ओके डन। देखते हैं। इट्स 20 years since I have seen her। बेटा आपको टाइम दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ नहीं दिख रहा है? ये क्या हुआ फिर? ये हुआ मैम प्रपोजिशन। तो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आ गया। ऑप्शन नंबर ए का जवाब बहुत से बच्चों ने सही दिया है, 80%। बहुत बढ़िया बात। अंकुश राय, शुभम यादव, ओम प्रकाश और पल्लवी गवड़ी, है ना, पल्लवी गवड़ी, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। पल्लवी, आर यू फ्रॉम महाराष्ट्र? मैम पोल चल ही नहीं रहा, शो टाइम। अरे क्यों नहीं चल रहा है यार पोल? क्या सभी को दिख रही कि कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं, मतलब चल रहा है? शायद आपकी तरफ कुछ नेटवर्क इश्यूज होंगे या कुछ दिक्कत हो सकती है। एक बार ना आप वो जो बटन है रिलोड वाला, वो ऐसा होता है ना जिससे रिलोड करते हैं हम, उसको प्रेस करिएगा। रिलोड करिए तो मतलब फिर जो भी आपका चल रहा है वो सही से वर्किंग हो जाएगा आपकी एप्लीकेशन। ठीक है, चल अभी आते हैं बेटा कंजंक्शंस पर। कंजंक्शंस क्या होते हैं ना, 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के। अब हमें टाइप पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, हमारी एग्जाम कभी भी टाइप हमें नहीं पूछेगी, कभी नहीं पूछा जाएगा, बट स्टिल
समझने के लिए यहाँ से शुरुआत करना जरूरी होता है। 3 प्रकार होते हैं कंजंक्शंस के। पहला प्रकार होगा कोरिलेटिव कंजंक्शन, दूसरा प्रकार होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और तीसरा प्रकार होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोरिलेटिव, सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग, इन तीनों को समझेंगे। इन तीनों को समझने के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों से क्लॉजेस डिस्कस करना चाहूंगी। तो बेटा क्लॉज एक ऐसा मसला होता है ना, जो जिनको हम सेंटेंसेस कहते हैं। यू आर फ्रॉम बारामती, पुणे, ओके। नहीं, मग मैंने गौड़ी प्रोनाउंस किया ना, इसीलिए मैं गौडी प्रोनाउन्स किया। मी जरा गौडी प्रोनाउन्स केलं ना, मग त्याच्यामुळे तुला विचारलं की तू महाराष्ट्राची आहेस की नाही. बर, ठीक आहे, चांगली गोष्ट आहे. बर, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लॉज, इस पार्ट को, क्लॉज, क्लॉज को डिस्कस करेंगे. देखो ध्यान दीजिएगा, अभी क्या होता है क्लॉज, क्या होता है. देखो हमें क्या होता है ना, हमें एक सेंटेंस में बहुत सारे सेंटेंसेस दिखते हैं. एक ही सेंटेंस में हमें सिर्फ एक सेंटेंस नहीं दिखता कभी भी, हमें एक सेंटेंस में बहुत सारे. जैसे आप देखो, आई लाइक बनाना एंड आई लाइक ग्रेप्स, मैंने एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंसेस को देखा है. दूसरा सेंटेंस देखो, आफ्टर शी पिक्स मी अप मम्मी इज टेकिंग मी टू बाय शूज, एक सेंटेंस में दो सेंटेंस देखे. आई फर्स्ट मेट हर इन पेरिस वेयर आई लिव्ड एज अ स्मॉल चाइल्ड, एक सेंटेंस में दो सेंटेंस देख लिए. देखे, अब ये जो मैंने एक सेंटेंस में दो सेंटेंसेस देखे बेटा, इसका जवाब क्या है, इसी को ही क्लॉज कहते हैं. क्लॉज क्या होता है, क्लॉज होता है सेंटेंस का वो हिस्सा, सेंटेंस का वो पार्ट जो सेंटेंस की तरह ही होता है. जो सेंटेंस की तरह होता है मतलब जिसमें अपना खुद का सब्जेक्ट और अपना खुद का वर्ब होगा. जैसे देखो, आई लाइक बनानास, तो आई ये सब्जेक्ट हुआ और लाइक हुआ वर्ब. फिर से आई लाइक बनानास, आई ये सब्जेक्ट हुआ, लाइक हुआ वर्ब. तो किसी सेंटेंस का एक ऐसा हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट वर्ब दिया हुआ है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब दिया हुआ है, जिसमें इसमें भी देखो, आफ्टर शी पिक्स मी अप सब्जेक्ट वर्ब, मम्मी इज टेकिंग मी टू बाय शूज सब्जेक्ट वर्ब, आई फर्स्ट मेट हर इन पेरिस सब्जेक्ट वर्ब, वेयर आई लिव्ड एज अ स्मॉल चाइल्ड सब्जेक्ट वर्ब. क्या मेरी बात समझ रहे हो. तो बेटा जब ये सब्जेक्ट वर्ब दिया होता है तो उसी को ही हम सेंटेंस का क्लॉज कहते हैं. क्लॉज को उपवाक्य कहा जाता है हिंदी में. उपवाक्य मतलब वाक्य का एक ऐसा हिस्सा जो वाक्य की तरह ही दिखता है, पर वो वाक्य नहीं होता. वाक्य तो एक ही होता है. सेंटेंस इज ऑलवेज ओनली वन. वी विल जस्ट राइट मेनी काइंड ऑफ क्लॉजेस इन सेंटेंस. ठीक है, यहां से अब जो क्लॉजेस है, जो मैं क्यों पढ़ा रही हूँ ध्यान में रखिएगा. क्लॉज ना दो प्रकार के होते हैं. एक क्लॉज होता है जो क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और एक क्लॉज होगा मेन क्लॉज. मैं अभी कुछ नई चीज बताने वाली हूँ आप लोगों को, शायद आपको समझने में शुरुआत में दिक्कत जाए, बट धीरे धीरे समझ जाएगी आप, जब टेंशन ना लो. ठीक है, धीरे धीरे सब क्लियर होगा, है ना. बस पेशेंस रखिएगा, आप पेशेंस रखिए. मैंने क्या समझाया बेटा, मैं समझाया कि क्लॉज ये सेंटेंस का वो पार्ट होता है, सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट होता है जो वाक्य की तरह ही होगा. वाक्य की तरह मतलब उसकी जो रचना होगी वो रचना होगी सब्जेक्ट प्लस वर्ब. ठीक है, इसके ना दो प्रकार पड़ेंगे. इसका पहला प्रकार पड़ेगा मेन क्लॉज और इसका दूसरा प्रकार पड़ेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, थोड़ा समझ लो, थोड़ा समझने की कोशिश करो. कुछ ना समझ आए फिर भी बस ध्यान दो, आपको धीरे धीरे सब समझ आ जाए. हाँ जी, देखिए मेन क्लॉज क्या होता है. मेन क्लॉज क्या होगा ना, मेन क्लॉज अपने आप में या अपने मीनिंग में कंप्लीट होगा, और सबऑर्डिनेट अपने आप में या अपने मीनिंग में इनकम्प्लीट होगा. यहां से मैं आपको कंजंक्शन समझाऊंगी, कंजंक्शन के वेरियस टाइप्स समझाऊंगी. ठीक है, मैंने क्या बताया अभी तक बताया क्लॉजेस क्या होता है. क्लॉजेस होता है किसी भी सेंटेंस का वो एक ऐसा हिस्सा जो हिस्सा सेंटेंस की तरह दिखता है. ठीक है, एक सेंटेंस में वेरियस क्लॉजेस होता है. दूसरी बात मैं समझाऊंगी, क्लॉजेस के अपने अपने टाइप्स होता है.
दो टाइप के क्लॉज होते हैं, एक होता है मेन क्लॉज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, मेन क्लॉज क्या होगा, जो मीनिंगफुली कंप्लीट है, उसको दूसरे क्लॉज पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उसे मीनिंगफुल होना है तो। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज है जो मीनिंगफुल होने के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो आओ पढ़ते हैं, फिर से पढ़ेंगे। जो मेन क्लॉज है वो कंप्लीट होगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, अब यहां रुक जाओ, हम तो कंजंक्शन पढ़ रहे हैं ना, आप हमें क्लॉजेस क्यों पढ़ा रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो बेटा जो पढ़ना है वही थोड़ी पढ़ाया जाता है ना, उसके संबंधित बाकी चीजें भी तो समझनी होती है, तभी तो एक भाषा सीखी जाएगी। ठीक है, अब जो कंजंक्शन के मैंने आपको दो टाइप्स बताए हैं, उन दो टाइप्स को समझेंगे। एक टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक टाइप है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखो, जब कोई भी कंजंक्शन कंजंक्शन किसी एक सेंटेंस में आते हुए दो मेन क्लॉज को जोड़े, मतलब जब वो एक मेन क्लॉज दूसरे कोई एक मेन क्लॉज के साथ जोड़ेगा तो उसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। हाँ जी, और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को एक मेन क्लॉज के साथ जोड़ने की कोशिश करता है ताकि मीनिंग पूरा हो सके। ये बात किसे किसे नहीं समझ आई प्लीज मुझे बताएंगे। ठीक है, अब ये जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी हमें एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, बट आपको फिर आपको वहां से अंदाज आ जाएगा। आपको अंदाज आएगा कि सेंटेंस में इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, मतलब मेन क्लॉज को इंडिपेंडेंट कहते हैं। मेन क्लॉज को क्यों कहेंगे इंडिपेंडेंट, क्योंकि मेन क्लॉज ये अपने आप में पूरा होता है ना। और सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कहते हैं। क्यों, सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंड करना पड़ता है मेन क्लॉज पर ताकि वो अपना मीनिंग जो है वो पूरा कर सके। जैसे मैं ना एग्जाम्पल्स बताऊंगी, ध्यान रखिए। मैं एग्जाम्पल बताए हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे, देखो। अब यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वहां पर आई लाइक बनानास एंड आई लाइक ग्रेप्स ऐसा दिया हुआ है। क्या दिया है, आई लाइक बनानास एंड आई लाइक ग्रेप्स। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है फर्स्ट, ये मीनिंगफुली पूरा है या नहीं है, मीनिंगफुली पूरा है या नहीं है, बताओ जरा। देखो, अगर मैंने इधर वाला जो पोर्शन है इसको अगर हटा दिया, सोचो जरा, मैंने इधर वाला पोर्शन लिखा ही नहीं, तो आई लाइक बनाना से मीनिंग पूरा निकलता है या नहीं निकलता है, निकलता है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मेन क्लॉज। और फिर सेम 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 अगर मैंने ऐसा ही किया, सेम मैंने ऐसा ही किया इधर वाले सेंटेंस के साथ, तो ये भी मेन क्लॉज है। क्यों, ये भाई अगर मैंने इसको पूरे सेंटेंस से हटा दिया तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट पक्का पूरा पूरा मीनिंग दे रहा है। समझे आप मेरी बात। तो बेटा देखो, यहाँ पर एक मेन क्लॉज को दूसरे मेन क्लॉज के साथ जोड़ने का काम एंड इस कंजंक्शन ने किया है, एंड इस कंजंक्शन ने किया है। तो जो एंड कंजंक्शन है, वो जो कनेक्टर है, वो कनेक्टर कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर हुआ। कौन सा कनेक्टर हुआ, कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर हुआ। हाँ जी, यस यस कंप्लीट है, हाँ जी बेटा, हाँ जी। अब उसके बाद देखो, आफ्टर शी पिक्स मी अप मम्मी इज टेकिंग मी टू बाय शूज। इसका मीनिंग होता है मुझे पिकअप करने के बाद मम मतलब मम्मी मुझे शूज खरीदने के लिए लेकर जा रही है। ठीक है, किसी को तो बताएगा कोई। यहां देख लो बेटा, यहां देख लो जरा, अच्छे से ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिएगा। यहाँ हम लेजर पॉइंट्स, यहाँ पर मुझे दिख रहा है आफ्टर शी पिक्स मी अप। अब मैंने आफ्टर शी पिक्स मी अप को ऐसा हाइड कर दिया, या आफ्टर शी पिक्स मी अप के बाद जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को अगर छुपा दिया, तो सोचो सिर्फ जो इतना पार्ट है
इतने पार्ट का मीनिंग क्या होगा? ये मीनिंग होगा मुझे पिकअप करने के बाद। इसका मतलब है कुछ तो उसके बाद होने वाला है, मतलब इनकम्प्लीट सेंस आता है या नहीं आता है? आता है। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज। कहेंगे या नहीं कहेंगे? जवाब है ना। और उसके बाद मम्मी इज टेकिंग मी टू बाय शूज, मम्मी मुझे शूज खरीदने लेकर जा रही है। इसमें अगर मैंने इस सेंटेंस को हाइड किया तो ये सेंटेंस पूरा सेंस बना रहा है, इसको मैंने अलग लिखा तो भी इसका कोई मीनिंग बदल नहीं रहा, या फिर इसमें कोई मिसिंग पार्ट नहीं ध्यान में आ रहा। इधर मिसिंग पार्ट है, इधर नहीं है, इसलिए कंप्लीट है। इसको हम कहेंगे मेन क्लॉज। तो जब भी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज एक मेन क्लॉज के साथ जोड़ जाए तो वहां जिस कंजंक्शन से उनको दोनों को जोड़ा जा रहा है उस कंजंक्शन को हम कहेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, ओके। आगे बताओ। आई फर्स्ट मेट हर इन पेरिस, मैं सबसे पहले उसको पेरिस में मिला था जहां मैं छोटा बच्चा बतौर रहा हूं, मतलब जहां मेरा बचपन हुआ है या बचपन बीता है। तो मैं सबसे पहले उसे पेरिस में मिला था, तो यहाँ पर आई फर्स्ट मेट हर इन पेरिस ये हुआ मेन क्लॉज। क्यों? मेन क्लॉज क्या होता है ना, मेन क्लॉज किसी एक सेंटेंस में जब यूज होता है और तो वो दूसरे क्लॉज पर निर्भर नहीं होता, वो निर्भर नहीं होता, इसलिए उसको मेन क्लॉज कहते हैं। और आगे देखो, आगे अगर मैंने इसको हटा दिया, वेयर आई लिव्ड अ स्मॉल चाइल्ड, वेयर का मतलब होता है जहां, जहां मैं स्मॉल चाइल्ड के बतौर रहा हूं, जहां मैं रहा हूं, इसका मतलब कहाँ रहे हो भाई, क्या मतलब है आपका, उसके आसपास आपको कुछ तो लिखना पड़ेगा। मतलब ये अधूरा सेंटेंस हुआ, अधूरा पार्ट सबऑर्डिनेट होता है, पूरा मेन क्लॉज होता है। अधूरे को पूरे को अधूरे के साथ जोड़ा गया, तो जिस कंजंक्शन का वहां यूज किया जाएगा दैट इज वेयर यहाँ यूज किया है, उसको हम कहेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या हुआ ना, मैंने आपको कंजंक्शन समझाया, फिर मैंने आपको कंजंक्शन के 3 टाइप्स बताए, फिर 3 टाइप्स के बाद मैंने आपको क्लॉजेस समझाए, फिर क्लॉजेस के ऊपर से दोबारा कंजंक्शन के टाइप्स मैंने बताने की कोशिश की है। मैं आपको 3 टाइप ऑफ कंजंक्शन समझा रही हूँ। पहला टाइप ऑफ कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसको हम कंपाउंड कंजंक्शन कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, किसी भी सेंटेंस के 2 इक्वल ग्रामेटिकल रैंक को जोड़ने की कोशिश करता है। इक्वल ग्रामेटिकल रैंक मतलब 2 मेन क्लॉज। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब वो कंजंक्शन जो एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करेगा, जो मेन क्लॉज पर क्या करेगा, रिलाय करेगा, बेस करेगा। और तीसरा है कोरिलेटिव। ये कोरिलेटिव मतलब ऐसे कंजंक्शंस जिनको पेयर में लिखा गया है, पेयर, जो कि पेयर हम अभी करने वाले हैं। हाँ जी बेटा, तो अभी मैं आपको इस बात समझाती हूँ कि ऐसे कौन से कंजंक्शन है जो 2 मेन बनाते हैं, ऐसे कौन से कंजंक्शन है जो 2 सबऑर्डिनेटिंग बनाते हैं या सबऑर्डिनेटिंग को मेन क्लॉज के साथ जोड़ते हैं। तो पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, शी वर्कड येट शी फेल्ड, उसने काम किया फिर भी वो फेल हुई, फिर भी। आई ड्रॉ एंड पेंट, मैं ड्रॉ भी करता हूँ और मैं पेंट भी करता हूँ, 2 मेन क्लॉज को जोड़ा, 2 मेन क्लॉज को जोड़ा। ही केम टू मीट मी बट आई वॉज नॉट देयर, वो मुझे मिलने आया पर मैं वहां नहीं था। अब आप कहोगे मैम अगर मैंने बट को किसी के साथ लिखा तो वो भी अधूरा सा मीनिंग दे रहा है। तो बेटा देखो, बट ये कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग होता है जिससे कोई भी अधूरा नहीं हो सकता है, दोनों भी पूरे होंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो कि हमेशा एक अधूरा और एक पूरा करते हैं। देन आता है कोरिलेटिव। कोरिलेटिव ये हमेशा 2 सिमिलर आइटम्स को जोड़ेगा, एक पेयर में आएगा। जैसे आइदर सीमा और सुमित्रा, आइदर और, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, वेदर और, दिस हाउस इज नॉट ओनली माइन बट ऑल्सो योर्स। तो ये क्या कर रहा है ना, ये 2 सिमिलर आइडियाज, जैसे सीमा सुमित्रा का चॉइस बताने की कोशिश आइदर और ने की है, वेदर और चॉइस बता रहा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो ऐड कर रहा है, बट 2 सिमिलर आइडियाज को जोड़ता है, पेयर में होते हैं, इनको को रिलेटिव कहा जाता है। एंड देन फिर से बात आती है एक सबऑर्डिनेटिंग की। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही, देखो these conjunctions
these conjunctions make a subordinating clause. They always written at the start of subordinate clause. इसीलिए उनको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले ही यूज होने वाले हैं। कौन से होते हैं? जैसे ऑल्दो इट वाज रेनिंग, मतलब भले ही बारिश आ रही थी, दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक फार, शी स्टेड होम बिकॉज शी वाजंट फीलिंग हॉट, आई विल ईट डेजर्ट नाउ बिकॉज सिंस आई फिनिश्ड माय डिनर, मैं डेजर्ट नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने डिनर फिनिश कर लिया है। तो ये जो मैंने कंजंक्शंस के टाइप समझाए, ये क्लॉजेस के ऊपर समझाए, इनका एग्जाम में कोई मकसद नहीं है, बट क्या फिर एग्जाम में जो आता है वही पढ़ के हमें खत्म करना है? देखो बेटा, एग्जाम में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कंजंक्शन को पेयर, और मुझे पेयर और ये समझाने के लिए ये सब समझाना होता है पहले, इसीलिए फिर हम ये सब कुछ पढ़ रहे हैं। तो आपको इसमें से क्लॉजेस का कॉन्सेप्ट समझ आया? प्लीज जवाब दीजिएगा। और जिस भी स्टूडेंट को नहीं समझ आया वो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको क्या नहीं समझ आया, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे लिए ये बहुत डिफिकल्ट है समझना कि आपको क्या समझ नहीं आया। हमको आप जब इमोजीज भेजते हो ना यस और नो के, तो हमें इमोजीज तो समझ जाते हैं कि चलो यस और नो, बट हमें ये नहीं समझ आता है कि आपको क्या नहीं समझ आया, वो आपको बताना पड़ेगा। थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा, है ना। देखो टीचर अंतर्यामी नहीं होता, ये बात ध्यान में रखिए, हमको आपके मन की बातें नहीं पता चलेगी, आपको थोड़ा बताना पड़ेगा यार। आप ये बात ध्यान में रखो, आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनने वाले हो अगर इस एग्जाम को आपने क्रैक कर लिया तो। आपको लगता है कि ये पोस्ट बहुत छोटी है? कितनी बड़ी पोस्ट है ये समझ में आ रहा है आपको? इस पोस्ट के लिए आप लोग ट्राई कर रहे हो, इसका मतलब आप मन से ऑलरेडी एएफओ बन चुके हो। समझे आप मेरी बात? आप बन चुके हो। जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं या जब भी हम ऑफिसर बनने के लिए सपने देखते हैं या फिर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस वक्त आप ऑफिसर हो जाते हो, मन से आप ऑफिसर बन जाते हो। हमने भले ही जो एग्जाम क्रैक की वो एग्जाम हमने नहीं चूज किए या फिर इन एग्जाम को हमने क्रैक नहीं किया है, बट ये बात ध्यान में रखो कि हम भी कहीं ना कहीं मन से अधिकारी थे, मन से ऑफिसर्स थे। क्यों थे? क्योंकि हमने भी हमारे जीवन के 4 साल बहुत प्रयास किया है, 1-2 एग्जाम्स भी निकाली है। तो आप ये बात ध्यान में रखिए मेरी बात, कि मन से अधिकारी होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप मन से अधिकारी हो तब जाकर ही आप अधिकारी का एटीट्यूड लेकर आगे बढ़ सकते हो और अधिकारी के एटीट्यूड से ही पढ़ाई कर कर उसको क्रैक कर सकते हो। मन से जीते जीत है, मन से हारे हार, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए, बहुत जरूरी है ये बात समझना। ये बस ऐसे ही शेर नहीं है जो बता दिया और मोटिवेट कर दिया, ये बात ध्यान में रखिए। आप मन से भी तो चाहिए ना, आपको मैच्योर्डली बिहेव करना पड़ेगा, आपको उतना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा, तब जाके आपके एग्जाम आप क्रैक कर पाओगे। नहीं तो फिर बच्चों को नहीं समझता नहीं समझता नहीं समझता, मैं क्या करूंगी ना, लेवल कम कर दूंगी। कोई टीचर होगा वो लेवल कम कर देगा, चलो भाई इनको नहीं समझ रहा है, एकदम जीरो से एकदम स्क्रैच से पढ़ाए, मैं स्क्रैच से पढ़ा दूंगी। मैं तो स्वार्थी हो गई, मेरे क्लास में तो भाई बच्चों को समझ रहा है, पर क्या मेरे बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो स्टूडेंट्स एग्जाम पास कर पा रहे? क्योंकि एग्जाम पास करने के लिए तो मुझे वही देना होगा जो आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो क्या आप एग्जाम पास कर पा रहे हो, इसका ख्याल तो मुझे रखना पड़ेगा। तो आपको भले ही चीजें बहुत स्लो चाहिए, स्क्रैच से चाहिए, बट बेटा मैं तो क्लास में वही दूंगी जो आपको एग्जाम में आता है, क्योंकि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। हाँ, अगर आपको सिर्फ लैंग्वेज सीखनी है तो फिर हम अलग से कोर्स बना लेंगे, तब पढ़ लेना, बट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तो यहाँ सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही होगा। और वो लेवल तक आप लोगों को प्लीज 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 आना पड़ेगा, कोशिश करनी होगी, चाहे आपका इंग्लिश कितना भी वीक हो। ये बात ध्यान में रखो, भाषा सीखनी नहीं है तुमको, भाषा सीखने के लिए जिंदगी है यार तुम्हारे पास, आराम से कभी भी सीख लेना भाषा। पहले ज्वाइनिंग तो ले लो,
पहले एग्जाम तो पास करो। ये सारी चीजें एग्जाम के लिए चल रही है। भाषा सिखाने के वक्त नहीं हमारे पास, मैं भाषा नहीं सिखा सकती आपको। हाँ, मैं एग्जाम के रूल सिखा सकती हूँ, एग्जाम में पास करवा सकती हूँ, बट आप लोगों को फिर वो हिसाब से ध्यान देना होगा और वो हिसाब से मौजूदगी आपकी दिखानी होगी। तो मेरी एक दरख्वास्त है सभी लोगों से, प्लीज क्लास में इंटरेक्ट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है गैस करना, मेरी आधी एनर्जी गैस करने में जाएगी फिर, तो ये ना करें, ठीक है? थोड़ा सहयोग दे। हाँ, शुभम कहता है आपका बुक चाहिए, मिल जाएगा मिल जाएगा भाई, रुक जाओ थोड़ा सा, रुक जाओ, है ना? शुभम कहते हैं इनमें भी तो सब वर्ब है ना। देखो शुभम, सब्जेक्ट वर्ब हर क्लॉज में होगा बेटा, बट किसी क्लॉज का मीनिंग पूरा होगा, किसी क्लॉज का मीनिंग पूरा नहीं होगा। सब्जेक्ट वर्ब तो आपको हर क्लॉज में मिलने वाला है। जैसे आफ्टर ऑल्दो इट वाज रेनिंग, भले ही बारिश आ रही थी, दे डिसाइडेड टू, तो पहले एग्जाम्पल में भी सब्जेक्ट है वर्ब है, अगले एग्जाम्पल में भी सब्जेक्ट है वर्ब है, तो क्या दोनों क्लॉजेस, देखो सब्जेक्ट वर्ब हर क्लॉज में होता है, चाहे मेन क्लॉज हो या सबऑर्डिनेट हो। फिर हमें कैसे समझेगा? तो बेटा ये आपको कंजंक्शन से समझेगा। आपका जो कंजंक्शन है वो कंजंक्शन ही सबऑर्डिनेट क्लॉज को बनाता है। आपको कंजंक्शन देखना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा इजी कर दूं, देखो आ जाओ इधर, ये जितने कंजंक्शंस हैं ये सारे कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। वेर एवर, एज मच एज, वेर इफ, वेदर, इन केस, सिंस, दो, हुज, हुएवर, अनलेस, वाइल, if, whoever, which, whether, provided that, as long as soon as, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जितने भी कंजंक्शंस है ये सारे कंजंक्शंस किसी भी क्लॉज को सबऑर्ड किसी भी क्लॉज को सबऑर्डिनेट बनाएंगे। ये बात ध्यान में रखिए। इन कंजंक्शंस को देखकर आप तय करोगे कि क्लॉज सबऑर्डिनेट है या मेन क्लॉज है। ये किसी भी क्लॉज के शुरुआत में अगर आते हैं, देखो ये अगर किसी क्लॉज की के स्टार्ट में आते हैं तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगा। अगर ये किसी भी क्लॉज के सामने आते हैं, सामने मतलब स्टार्ट में आते हैं, तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगा। अभी समझ आया? देखो मैंने यहां ओल्दो ये वर्ड लिख दिया। अब ओल्दो तो है भाई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओल्दो का मतलब होता है फिर भी बारिश आ रही थी, उन्होंने पार्क जाना डिसाइड कर लिया। मतलब भले ही ये वर्ड आ जाए तो कोई एग्जाम्पल अकेला ना आए, किसी के साथ दूसरा एग्जाम्पल जरूर आएगा। बिकॉज मतलब क्योंकि, अब क्योंकि बताता है रीजन, मैं कुछ तो बताऊंगी। नहीं, सबको याद नहीं करना पड़ेगा पल्लवी, मैं बताऊंगी आपको, बस थोड़ा सा वो याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो बस आपको लिस्ट दिया हुआ है, उसको याद नहीं रखना है ना? नहीं, याद तो बिल्कुल ही नहीं रखना है, वो याद रहेंगे आपको, आपको कोशिश नहीं करनी है याद रखने की। अच्छा किया ये क्वेश्चन पूछ लिया आपने, ठीक है जी। आई स्टेड होम बिकॉज शी वॉजंट फीलिंग हो, मैं घर पे ही रही क्योंकि, वो घर पे ही रही क्योंकि उसको ठीक नहीं लग रहा था। तो जब मैं किसी भी सेंटेंस में क्योंकि लिखूंगी तो उसके साथ एक बड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे, राइट? हाँ, आई लीड डेजर्ट क्योंकि आई फिनिश माई डिनर, क्योंकि, है ना, समझे? तो बेटा ये कंजंक्शन होते हैं, तो आपको पढ़े, देखो इनको लर्न नहीं करना है, इनका लर्निंग करने की जरूरत है, इनका कुछ नहीं, आपको एग्जाम में इसका लर्निंग नहीं आएगा, ठीक है जी। तो इसको छोड़ देना है, बस मैंने बता दिया, एज अ टीचर मेरा काम है ये सारी चीजें आपको बताना, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद ये सारे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, मतलब ये जो कंजंक्शंस जिस भी क्लॉज में लगेंगे वो क्लॉज सिर्फ मेन क्लॉज ही होगा। किसी भी मेन क्लॉज को ही ये किसी और मेन क्लॉज के साथ जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे। कौन से हुए भाई? ये हुए एंड, बोथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये हुए भाई
और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज और एल्स, ये हुए भाई एडवर्सेटिव, ये हुए भाई रिलेटिव। अब मैं ना इनके मीनिंग समझाने की कोशिश आप लोगों को करूंगी ताकि आप लोगों को इनके सब देखो। एंड का मतलब होता है और, बोथ एंड का मतलब होता है दोनों भी और, नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब ये नहीं पर ये भी, एज वेल एज मतलब के साथ, नो लेस देन मतलब किसी से कम नहीं। ठीक है, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। और मतलब या तो, नॉर मतलब कोई नहीं, आइदर और मतलब या तो ये या तो वो, नाइदर नॉर मतलब ये भी नहीं वो भी नहीं, समझे। उसके बाद अदरवाइज वरना, और एल्स वरना। ठीक है, ओके। उसके बाद आ जाओ, बट हिंदी में कहते हैं परंतु, स्टिल परंतु, ओनली परंतु, वेयर एज पर, वाइल पर, नेवरदलेस, नॉटविथस्टैंडिंग, नॉट नॉनदलेस, है ना, ये सारे क्या है, सेम है। ये जो क्या याद, रिलेटिव, रिलेटिव मतलब क्या, ऐसे कंजंक्शन जो रिजल्ट, रीजन नहीं भाई, रीजन नहीं भाई, रिजल्ट दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, रिजल्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे सो का मतलब होता है इसीलिए, हेंस इसीलिए, देयरफॉर इसीलिए, फॉर इसीलिए, कॉन्जिक्वेंटली इसीलिए। ठीक है, तो आपको जो कैटेगरी दे रखी है सारे कैटेगरी का मीनिंग सेम है। तो देखो इतने जो कैटेगरी में आते हैं कंजंक्शंस, ये हमेशा सिमिलर आइडियाज को ऐड करने की कोशिश करते हैं। सिमिलर को, जैसे राम और श्याम, दोनों राम और श्याम, राम उसके साथ श्याम भी, मैं और मेरे पेरेंट्स भी, समझ रहे हो, तो मैंने जोड़ा है। ये जो ऑल्टरनेटिव होते हैं ना, इसमें किसी एक का ऑप्शन आपको चूसना है, मतलब किसी एक को सिलेक्ट करना, किसी एक को सिलेक्ट किया जाएगा। मैं कहूंगी पढ़ाई करो अदरवाइज फेल हो जाओगे, अदरवाइज मतलब या तो पढ़ाई करो नहीं तो फेल होना चॉइस करो, जल्दी जल्दी मतलब जल्दी जल्दीबाजी करो वरना हम लेट हो जाएंगे, तो वरना मतलब चॉइस ही होती है। ठीक है, तो ये सारे कंजंक्शन सिलेक्शन के लिए यूज होंगे। और एडवर्सेटिव, ये सारे कंजंक्शन कॉन्ट्रास्ट बताएंगे बेटा जी। कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज का परंतु, कोई भी मैं एक बात कह रही हूं उससे विपरीत ही दूसरी बात कहूंगी अगर इन कंजंक्शन को यूज किया। ठीक है, सबका मीनिंग होता है पर, परंतु, कॉन्ट्रास्ट बताना, अपोजिशन बताना, ये इनका काम होगा। तो मतलब कैसे, जब हम एग्जाम में यूज करेंगे ना इनको, तब आपको समझ आएगा कि ठीक है भाई, बट अगर मैं यूज करूंगी तो मुझे कॉन्ट्रास्ट शो करने वाले सेंटेंसेस ही जोड़ने पड़ेंगे। और इलेटिव मतलब रिजल्ट्स बताना, इन सब का मीनिंग रिजल्ट बताते हुए इनका उपयोग किया जाता है। चलो ठीक है, यहां तक आ गए, कोई दिक्कत है यहाँ पर, है ना। अभी मैं कुछ कंजंक्शंस के पेयर्स आपके साथ करवाऊंगी। पेयर्स को बिल्कुल ध्यान से बहुत बखूबी से पढ़ना है, क्योंकि देखो पेयर्स पर आपको एक सवाल आता है, वो सवाल आता है फिलर वाला। आपको फिलर्स आते हैं, जैसे नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो जाता है, तो एक हिस्से में नॉट ओनली दिया जाएगा और दूसरा बट ऑल्सो वाला गैप किया जाएगा। आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है, एक एक और दूसरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन आगे कि भाई देखो, जैसे एक वर्ड है दो या ऑल दो, जिसके साथ हमेशा येट इस कंजंक्शन का यूज किया जाता है, बट दे दिया या स्टिल दे दिया, तो तब तो समझ आ जाए ना कि भाई उस वक्त हमें इसके साथ ये जोड़ना है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पेयर्स करेंगे। सबसे पहली पेयर आपके सामने मैं शो करने वाली हूँ, वो है ऑल दो या दो के साथ हमेशा येट इस कंजंक्शन का यूज किया जाएगा। ऑल्दो या दो के साथ हमेशा येट का यूज किया जाएगा। देखो हम कहते हैं ना, भले ही आई एम नॉट रिच, मतलब ऑल्दो आई एम नॉट रिच, ऑल्दो मैं अमीर नहीं हूं, येट आई विल डोनेट, फिर भी मैं डोनेट करूंगा। येट और ऑल्दो हमेशा दिए जाते हैं, बट कैसे यूज होंगे, हम ऑल्दो या फिर दो, दोनों का मीनिंग ना एक ही होता है, फिर अलग अलग शब्द क्यों है, वो लैंग्वेज, पुरानी लैंग्वेज और मॉडर्न लैंग्वेज का फर्क है। ऑल्दो और दो ये सेंटेंस के स्टार्ट में होंगे,
तो ये क्या करेंगे, क्लॉज 1 के पहले आएंगे, मतलब कोई भी पहले सेंटेंस के, और इनके बाद क्लॉज 1 के बाद येट आकर फिर आप क्लॉज 2 लगाओगे। ये स्ट्रक्चर होती है। या फिर इसी स्ट्रक्चर में ये भी होता है कि ऑल्दो या दो के साथ अगर आप येट नहीं यूज कर रहे तो आप यहाँ पर कॉमा का यूज कर सकते हो, वरना दूसरा कोई भी कंजंक्शन इनके जोड़े में नहीं यूज किया जाएगा। मेरे बच्चों समझ आ रही है बात? ये हुई इसकी स्ट्रक्चर बहुत बखूबी से। देखो पहली बात ये ध्यान में रखो कि ऑल्दो और दो के साथ, ऑल्दो या दो के साथ या तो येट जाएगा या तो कॉमा। बहुत सी बार एग्जाम में बट स्टिल, बहुत सी बार एग्जाम में बट स्टिल ऐसे शब्दों को यूज किया जाता है, बट आपको ध्यान में रहनी चाहिए ये बात, बिल्कुल ध्यान से आप लोग मतलब इसको समझ के रखें कि हम ऑल्दो या दो के साथ बट या स्टिल ऐसे शब्दों का यूज नहीं करते। हम सिर्फ क्या यूज करेंगे, येट का यूज करेंगे, क्योंकि तीनों का मीनिंग सेम ही होता है। तो आप बोलोगे मैम बट और स्टिल में क्या दिक्कत है, हम येट क्यों लिखेंगे? तो बेटा जोड़ी है, इसीलिए यही पेयर है, इसलिए आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे ऑल्दो आई एम नॉट रिच बट आई विल डोनेट, ये गलत हुआ, येट ही चाहिए। दो ही हैज टू बी गाइस, येट ही कैनॉट सी लाइट, येट ही चाहिए। ऑल्दो शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कॉमा नोबडी ब्लेम्ड हर। ठीक है, ओके। येट, हाँ, और येट अकेला भी आता है, ये बात भी मैं एक बार बता दूं। ऑल्दो और दो के साथ भी आएगा, येट अकेला भी आएगा। जैसे येट को आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्लॉज 1 बीच में आएगा येट और फिर उसके बाद आएगा क्लॉज 2। जैसे शी इज स्मार्ट या फिर शी इज हार्ड वर्किंग, येट शी वॉज रिजेक्टेड। वो हार्ड वर्किंग थी या हार्ड वर्किंग है, फिर भी उसके रिजेक्ट किया गया, शी इज रिजेक्टेड, येट। यहाँ पर आप बट भी लिख सकते हो, यहाँ स्टिल भी लिख सकते हो, बट अगर आप शुरुआत में दो या ऑल्दो को लिख दो तो फिर वहां सिर्फ और सिर्फ येट को आपने लिखना होगा। क्या ये बात समझ आई? बेटा बोलो हाँ या ना। बाद पढ़ेंगे, अगली वाली पेयर जो है ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेयर ऐसे कहती है कि सपोज के साथ इफ कभी भी नहीं लगाया जाएगा, हमेशा सपोज के साथ दैट का यूज ही होना चाहिए। जैसे मैंने कहा सपोज इफ यू बिकेम एन ऑफिसर इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स व्हाट विल यू डू, तो मैं सपोज के साथ जो इफ लगा रही हूं ये हुआ गलत। मैं यूज करूंगी सपोजिंग दैट या सपोज दैट यू बिकम तो ये स्टेटमेंट सही होगा। सपोज के साथ इफ लिखना हमेशा गलत होता है। ठीक है, ओके। ये सेकंड पेयर ध्यान में देखो, मैं आपको कहती हूँ पेयर इतनी इजी है कि मैं अगर आपको एक बार बता दूं तो आप तुरंत याद रखोगे और फिर उसके बाद आपसे गलती नहीं होगी। आई एम श्योर अबाउट दैट, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। इतनी इजी पेयर है, ठीक है, ओके। है बात काफी इजी, बट पहले पढ़ लेना और सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेना बड़ा जरूरी है। उसके बाद जा रहे हैं और लेस्ट और शूड की बात करेंगे। देखो ध्यान दो, अभी मैंने क्या किया ना, सिर्फ ग्लिम्सेस लिखे हैं, बाकी तो सारी चीजें मैं आपको यहीं समझा रही हूँ। देखो लेस्ट, लेस्ट इस वर्ड के साथ हम कभी भी शुड का यूज करेंगे, शुड इस मॉडल का यूज करेंगे अगर करना है तो, वरना नहीं। देखो पहले तो समझते हैं लेस्ट और शुड होता क्या है। लेस्ट का मीनिंग होता है ताकि ना, हम कहते हैं अदरवाइज, राइट? तो जब हम अदरवाइज कहेंगे ना, अदरवाइज के बिल्कुल सेम मीनिंग वाला लेस्ट और शुड होता है। जैसे मैं अगर कहूं कि जल्दबाजी करो ताकि हार ना जाओ, जोर से बोलो, जोर से बोलो ताकि मैं गलतफहमी ना कर लूं, ठीक है। बाहर जाओ ताकि तुमको सर्दी ना लगे, समझे आप मेरी बात? तो ताकि ना इसका मीनिंग होता है लेस्ट और शुड, ठीक है। अब लेस्ट और शुड कैसे यूज करना होता है तो ध्यान में रखिएगा, जब भी आप किसी भी क्लॉज के बाद या सेंटेंस के बाद लेस्ट को यूज कर रहे हो
तो लेस्ट के बाद आप सब्जेक्ट लिखकर शुड का यूज करके फिर आप V1 का यूज करोगे। जैसे रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस, तेज दौड़ो नहीं तो मिस कर दोगे। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो नहीं तो यू शुड फेल, वरना फेल हो जाओगे। ठीक है, दूसरी बात, एक ये हुई पहली स्ट्रक्चर। अब इसके सेकंड स्ट्रक्चर लिखते हैं। सेंटेंस, सेंटेंस के बाद आपने लेस्ट लिखा, लेस्ट के बाद आपने V1 लिखा, V1 है ना। अगर आप शुड नहीं लिखते हो तो आप V1 लिखो, है ना, और फिर बाद में सेंटेंस जैसा है वैसा। आप लेस्ट के साथ विल या कैन या नॉट इनका उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते वो भी तो देख लो ना, क्योंकि सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉट द एरर में ऐसे भी तो सवाल आएंगे। तो ये मैंने स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश आप लोगों को कर रखी है। देखो मैं क्या समझा रही हूँ, मैं आपको पहले समझा रही हूँ कि लेस्ट जो वर्ड होता है वो वर्ड किसी भी सेंटेंस के बाद आएगा, ठीक है। इसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद शुड लिखेंगे, ठीक है, ओके। या तो फिर अगर सेंटेंस के बाद लेस्ट आता है और मॉडल ऑक्सिलरी शुड नहीं दिया है तो सिर्फ V1 होना चाहिए, फिर कोई और मॉडल नहीं होना चाहिए। बेसिकली विल, कैन और नॉट इन शब्दों का तो हम यूज बिल्कुल नहीं कर सकते लेस्ट के साथ। जैसे हम कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे वर्क हार्ड लेस्ट यू विल नॉट पास द टेस्ट, मेहनत करो वरना टेस्ट पास नहीं रहोगे। देखो हम मीनिंग तो निकाल लेते हैं, है ना, मीनिंग तो निकाल लेते भाई हम किसी भी चीज का, राइट, बट हमें फिर सही से ग्रामर तो यूज करना है ना। तो देखो वर्क हार्ड लेस्ट यू विल नॉट, एरर नंबर 1, एरर नंबर 2 आपको सही करना तो आप कैसे करोगे, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो ये हुआ गलत, ये हुआ सही। The pesticides were sprayed carefully. They could harm beneficial insects. क्या कह रहे हो? अदरवाइज, हाँ यहाँ पर अदरवाइज यूज होगा ओम, है ना, अदरवाइज। क्या मेरी बात समझ आई बेटा? एक तो ये रूल भी ध्यान में रखो कि नॉट हम कभी भी लेस्ट के साथ नहीं लिखते, ये एक बहुत अच्छी जरूरी बात है, इसको भी बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और सारी बातें समझ पाए? बिल्कुल समझ गई? तो प्लीज 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 एक बार हाँ या ना बता दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेयर है, आपको एग्जाम में आ सकती है। हाँ जी बेटा, चल आगे बढ़ते हैं अगली पेयर की ओर। ये पेयर है बेटा डाउट या डाउटफुल के साथ इफ और दैट का यूज कैसे किया जाए उसके ऊपर आधारित। देखो ध्यान से सुनो मैं जो समझा रही हूँ पहले। नहीं, योर आंसर इज नॉट राइट, लेस्ट दे कुड हो ही नहीं सकता ओम। आप जहां से चेक कर रहे हो वो या तो गलत है या फिर ग्रामेटिकली उन्होंने करेक्ट आपको आंसर, इनकरेक्ट आंसर दिया। लेस्ट के साथ कभी भी कुड नहीं यूज होगा, हमेशा शुड यूज होगा। यू जस्ट गो एंड चेक, नहीं तो फिर उस आंसर का मुझे लिंक भेज दो। कहाँ पर भेजोगे? देखो मैं एक ग्रुप का नाम बता रही हूँ, बहुत सी बार मैं नहीं बता पाती हूँ क्लास में क्योंकि भूल जाती हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम पे जाइएगा और ये सर्च करेगा लर्न विथ सपना, ये सर्च करिएगा, सर्च ऑन टेलीग्राम, ये लिख लो वरना मैं हटा दूंगी क्योंकि नोट्स में ये देना अलाउड नहीं है। मतलब मैं मेरी अपनी पब्लिसिटी नोट्स में करूंगी वो नहीं, मैं बता सकती हूँ बट अपनी फिर लिख नहीं सकती। तो अब ये सर्च करने का लर्न विथ सपना, ठीक है, आपको मिल जाएगा मेरा चैनल, वो चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहां पर ज्वाइन कर लोगे तो शायद आपको बहुत सारी चीजें जो है वो चीजें आसान हो जाए आपके लिए। लर्न विथ सपना, ठीक है, सर्च ऑन टेलीग्राम।
और मुझे क्या करिएगा ओम प्रकाश, उसका लिंक भेज दीजिएगा, क्योंकि बेटा लेस्ट के साथ कभी भी कुड में माइट और ये कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ मॉडल शूट जाएगा। ठीक है, ओके। तो अभी देखो मैं जो समझा रही थी उस पर ध्यान देंगे। आई डाउट, आई डाउट का मतलब क्या होगा? आई डाउट का मतलब होगा मुझे शक है। आई डोंट डाउट, आई डोंट डाउट का मतलब क्या होगा? बेशक या मुझे शक नहीं है। समझा आप मेरी बात? आई एम श्योर का मतलब क्या होगा? मुझे निश्चित पता है क्या है। और आई एम नॉट श्योर का मतलब क्या है? मुझे निश्चित नहीं पता। ठीक है, मैं क्यों समझा रही हूँ देखो। बहुत सी बार क्या होता है ना, आई डाउट के बाद एक स्टेटमेंट लिखना होता है, या आई डोंट डाउट के बाद एक स्टेटमेंट लिखना होता है। किसी भी सेंटेंस में अगर आई डोंट या आई डोंट डाउट दिया है, तो इसके बाद का जो स्टेटमेंट शुरू होगा, उन स्टेटमेंट के बीच में, मतलब दो स्टेटमेंट के बीच में एक कनेक्टर का यूज होगा। अब आपके पास ना दो कंफ्यूजन होती है, एक कनेक्टर होता है इफ और एक कनेक्टर होता है दैट। ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं किसी भी क्रिया को लेकर डाउट में हूं, जैसे है ना, है ना, जब भी मैं किसी बात को लेके डाउट में हूं, तो मैं दैट यूज करूंगी या इफ? तो बेटा देखो, जब आप कंफर्म होते हो ना किसी चीज को लेके, श्योर होते हो, तब दैट का यूज करना। दैट क्या दिखाता है? दैट दिखाता है श्योरिटी। अगर आप किसी भी बात को लेके श्योर हो, तो आप फिर उस सेंटेंस से पहले दैट लिख दीजिएगा। और अगर आप किसी चीज के बारे में श्योर नहीं हो, नॉट श्योर हो, तो फिर आप वहां पर इफ लिखिएगा। ठीक है, तो आई डाउट, अब जब मैं डाउट में हूं, इसका मतलब मैं श्योर नहीं हूं। मैं श्योर नहीं हूं, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगी इफ। मैं लिखूंगी आई डाउट इफ इट रेन टुडे, इफ इट रेन्स टुडे, मतलब मुझे शक है कि आज बारिश आएगी या नहीं आएगी। और अगर मुझे डाउट नहीं है, तो मतलब मैं श्योर हूं। और अगर मैं श्योर हूं, तो मैं इसके बाद कंजंक्शन दैट लिखूंगी, अगर मुझे आगे सेंटेंस को कैरी करना है तो। तो बेटा ये सारी बातों को ध्यान रखिएगा। अगर आपने डाउट को पॉजिटिव बनाकर लिखा, तो आपने इफ यूज करना है। और अगर आपने डाउट के साथ नेगेटिव यूज किया, तो आपने दैट लिखना है। ये बताओ जरा, किसको नहीं समझ आया? ये मैं हटा दे रही हूँ, ठीक है, मिटा दे रही हूँ इसको मैं। समझे? हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, अच्छा। अब ऐसा ही होता है ना श्योर और आई एम नॉट श्योर। देखो, जब आप श्योर हो तो आप क्या लिखोगे? दैट। और जब आप श्योर नहीं हो, तब आप इफ लिखोगे। ठीक है, वैसा हो सकता है। अभी आपके पास है कुछ क्वेश्चंस? हाँ जी, तो आप मुझे बताएंगे 1 2 3 4 और 5, इन स्टेटमेंट से कौन से स्टेटमेंट को करेक्टली यूज किया गया है? करेक्टली यूज स्टेटमेंट बताइएगा, कौन से स्टेटमेंट को करेक्टली लिखा गया है?
वेरी गुड ओम प्रकाश। बट ओम प्रकाश, मुझे आप लोग सभी लोग एक बार जवाब दे दो बहुत अच्छे से, या फिर मैं पोल दे दूं क्या आपको? हाँ जी बेटा, पोल दे दूं क्या? 5 ऑप्शंस लगाकर मैं पोल दे देती हूँ। नहीं बट ठीक है, हमारे 2-3 भी जवाब आ सकते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा 2-3-5। ओके, शुभम, पल्लवी, दीपाली, दीपिका, ओके दीपिका चौहान। ठीक है बेटा, ठीक है, वेरी गुड, सेकेंड, ठीक है। ठीक है, अब देखो हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो पहला एग्जांपल है, मेक हेस्ट लेस्ट यू विल नॉट मिस द ट्रेन। ये रॉन्ग हुआ बिल्कुल। क्यों? लेस्ट के साथ हम विल कभी नहीं लिखेंगे, यहाँ हमें शुड लिखना है। और दूसरी बात, हम लेस्ट के साथ नॉट भी नहीं लिखेंगे, यहाँ से हमने शुड नॉट दोनों भी हटाना है, विल भी हटाना है और नॉट भी हटाना है। आगे आ जाओ। हर फादर वॉज डाउटफुल, उसके फादर डाउटफुल थे। डाउटफुल जब भी इंसान होता है तो वो दैट में कभी भी बात नहीं करता, वो अगर मगर में बात करता है। तो ये आंसर दैट है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग है। थर्ड, पुलिस आर नॉट डाउटफुल, डाउटफुल नहीं है मतलब वो श्योर है, श्योर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर दैट आपका आंसर आएगा। यहाँ पर ये दी गया, हाँ जी, सी गया। इकोनॉमिस्ट को डाउट है मतलब वो श्योर नहीं है, श्योर नहीं है मतलब इफ लगेगा, बिल्कुल सही, 4 सही। 5, सपोज दैट यू आर एन आर्टिस्ट, ये भी सही है। तो 1 2 3 ये रॉन्ग हुए, 4 5 ये सही है। किसी का जवाब 4-5? ओम प्रकाश, पल्लवी, रीमा यादव, वेरी गुड। और फिर किसने जवाब दिया? शुभम ने कहा 2 3 और 5 करेक्ट है, मतलब 5 तो करेक्ट है ही। 4 पल्लवी, ठीक है जी, हाँ जी। चलो, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सही जवाब दिया, कुछ ने गलत जवाब दिया है। ठीक है, तो बेटा ध्यान में रखिएगा, है ना, ये सारी चीजें। अच्छा, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट और चीजें बताऊंगी, ध्यान दीजिएगा। बिकॉज, सिंस और एज, इन तीनों कंजंक्शन का उपयोग रीजन बताने के लिए किया जाता है। रीजन, जब भी आप किसी स्टेटमेंट के साथ रीजन बताओगे तब आप बिकॉज, सिंस और एज का उपयोग करोगे। ठीक है, जैसे बिकॉज आई वॉज इल, आई वॉज एब्सेंट, क्योंकि मैं बीमार थी, बीमार नहीं, क्योंकि मैं बीमार थी इसलिए मैं एब्सेंट थी। सिंस आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था या थी इसलिए मैं एब्सेंट थी। क्योंकि मैं बीमार था मैं एब्सेंट था। ठीक है जी, है ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज, सिंस और एज का मीनिंग क्या होगा? क्योंकि, है ना, रीजन। बिकॉज, सिंस और एज का रीजन मीनिंग होगा दूसरा, सो, देयरफॉर और दस। इनका मीनिंग क्या है? इनका मीनिंग है या फिर इनका उपयोग क्या है? इनका उपयोग है रिजल्ट बताना। देखो, रीजन बताने के लिए क्या आ रहे हैं? रीजन बताने के लिए बिकॉज, सिंस और एज। किसी भी चीज का रीजन बताना है, कारण बताना है। कोई भी एक्शन आप क्यों कर रहे हो, इसका कारण बताना है। तो आपने क्या लिख लिया? बिकॉज, सिंस, एज। हाँ जी। और जब आप परिणाम बताओगे या किसी भी चीज का आपने रिजल्ट बताना हो, तब आप सो, देयरफॉर और दस यूज करो। तो जैसे आई वॉज इल, सो आई वॉज एब्सेंट, समझ लो आप। देखो, बिकॉज था तो कैसे यूज हो रहा था? बिकॉज आई वॉज इल, आई वॉज एब्सेंट। आप बिकॉज की जगह आप सिंस भी लगा सकते थे, एज भी लगा सकते थे। ठीक है जी, क्यों? आप रीजन बताओगे ना, तब रीजन बताने के लिए इस कंजंक्शन का यूज करेगा।
ठीक है। और अब जब भी किसी स्टेटमेंट में रिजल्ट बताओगे, तब आप उसको रिजल्ट वाले स्टेटमेंट के सामने लिखिएगा। हाँ जी, ठीक है। अब ये तो हमें समझ आता है मैम, ये हम बचपन से यूज कर रहे हैं, बिकॉज सो से तो हमने बहुत सारी चीजें बताई है। बट फिर इससे किसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एज, सिंस और बिकॉज, ये वर्ड्स इज नॉट नहीं चाहिए, आर नॉट चाहिए। ये जो है ये इज नॉट फॉलोड बाय सो, देयरफॉर एंड कॉन्सिक्वेंटली। इसका मतलब क्या है? आप किसी भी सेम सेंटेंस में एज, सिंस, बिकॉज के साथ सो, देयरफॉर या कॉन्सिक्वेंटली इन शब्दों को नहीं लिख सकते। मीनिंग क्या है? रीजन क्या है? रीजन है कि एक एक बात बार बार रिपीट हो जाएगी ना फिर। जैसे देखो जरा, समझ पाते हो क्या? मैंने लिखा as I was in hurry, as I was in hurry, so I could not meet you. अब मैंने क्या कहा? क्योंकि मैं गड़बड़ में था या गड़बड़ में थी, इसीलिए मैं तुमको मिल नहीं पाई या मिल नहीं पाया। ये स्टेटमेंट होता है ग्रामेटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों? यहां पर एज के साथ आपने सो लिख दिया है। रीजन बीइंग एज, सिंस और बिकॉज के बाद कभी भी सेम सेंटेंस में सो, देयरफॉर और कॉन्सिक्वेंटली नहीं लिखना। ये कॉमन एरर है जो ध्यान में रहेगी। हाँ जी, इसको सही कैसे करोगे? इसको सही करोगे एज आई वॉज इन हरी, क्योंकि मैं गड़बड़ में था या जल्दबाजी में था या जल्दबाजी में थी। आई कुड नॉट मीट यू, मैं तुमको मिल नहीं पाया या मिल नहीं पाई। तो जब आप इसको ऐसा लिखोगे तब ये सही होगा, या फिर ऐसा लिख दो ना, आई वॉज इन हरी सो आई कुड नॉट मीट यू। अब दोनों दोनों साथ में नहीं लिखना। वेरी गुड ओम प्रकाश, पकड़ लिया, सही पकड़े है। रीजन और रिजल्ट आर नॉट रिटर्न इन द सेम सेंटेंस। रीजन यही होता है कि आप किसी भी सेंटेंस में कारण और परिणाम दोनों बताने वाले कंजंक्शन साथ में नहीं लिख सकते हो। हाँ जी, चलो फिर शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये समझ पाए हो। जैसे आई हैव सम एग्जांपल्स, देखो इसमें लिखा है बिकॉज ही वॉज बेड रिडन, देयरफॉर देयर इज नो वर्क गिवन टू हिम। क्योंकि वो बेड रिडन था इसीलिए उसको कोई काम नहीं दिया गया। बिकॉज ही स्टूड फॉर अस सो वी शुड हेल्प देम। दोनों भी स्टेटमेंट सही लग रहे हैं या गलत लग रहे हैं? गलत ही है ना, बिल्कुल। कैसे गलत है? दोनों भी गलत है। सही कैसे करोगे? बिकॉज को रहने दो, देयरफॉर को या सो को हटा दो। समझे? बिकॉज को रहने दो और देयरफॉर या सो को हटा दो। हाँ जी, इसको हमें ड्रैग करना होगा ना इधर। कट, डुप्लीकेट, लेआउट, हाइड नहीं होगा, इसको करते हैं कट, ठीक है, और इसको करते हैं यहाँ पर पेस्ट, ठीक है, ताकि वो क्या हो जाए फिर सही से आ जाए। ठीक है, मतलब क्रोनोलॉजी सेट हो ना फिर उसके, क्योंकि क्रोनोलॉजी में क्या होता है दिक्कत। इसको भी सेम कर देते हैं, इसको कर देते हैं कट और इसको मैंने यहाँ पर किया अरेंज, पेस्ट। ठीक है जी, ओके, ताकि ये क्रोनोलॉजी फिर सेट हो जाए सही से। हाँ, अब चलो अगले पेयर की बात करते हैं। अगला पेयर बड़ा इजी पेयर है। हाँ जी, अगला पेयर बड़ा इजी है। देखो, किसी भी सेंटेंस में अगर हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ये अगर किसी सेंटेंस की स्टार्ट करते हो, क्या कह रही हूं मैं, अगर किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में, स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में
अगर ये कंजंक्शंस आपको दिख जाए तो इनके साथ जब आप पेयर यूज करोगे तो व्हेन की करिएगा। यहाँ दैन का पेयर नहीं यूज होगा, हाँ जी, सो का पेयर नहीं यूज होगा, सिर्फ व्हेन का पेयर होगा। और बल्कि जब आपने किस सेंटेंस को नो सुनर से स्टार्ट किया हो तो उसके पेयर में दैन चाहिए, व्हेन नहीं। और अगर एज सुन एज से स्टार्ट किया हो तो सिर्फ कॉमा चाहिए, ना व्हेन चाहिए ना दैन चाहिए। जैसे मैंने लिखा कि हार्डली, इन्वर्जन होता है ना, हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, नो सुनर इन्वर्जन होता है। हार्डली हैड शी कॉल्ड मी व्हेन आई वेंट टू हेल्प हर। जैसे उसने मुझे कॉल किया था मैं तभी उसे हेल्प करने गया था, समझे? तो बेटा जैसे तभी, ये व्हेन यूज हुआ है यहाँ पर। अगर मैंने हार्डली की जगह नो सुनर यूज कर दिया तो मैं क्या लिखूंगी? सेम, नो सुनर हैड शी कॉल्ड मी देन आई वेंट टू हेल्प हर। और फिर अगर मुझे एज सुन एज यूज करनी है तो एज सुन एज, अब देखो एज सुन एज इज नॉट इन्वर्जन, इट इज नॉट इन्वर्जन, है ना, ये इन्वर्जन है। अब इन्वर्जन क्या है मैंने एडवर्ब में पढ़ा दिया था, एक बार जाकर देख लो। इन्वर्जन है, ये भी इन्वर्जन है। इन्वर्जन मतलब सपोर्टिव ऑफ सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, ये इन्वर्जन नहीं है। एज सुन एज शी हैड कॉल्ड मी, यहाँ पर दैन चाहिए, दैन, दैट नहीं चाहिए भाई, आप दैट लिख लोगे पे दैट समझ लोगे। आई वेंट टू हेल्प हर। टू मच राइटिंग, समझे? अरे बेटा समझ आया कुछ? कोई तो जवाब दीजिएगा, कुछ तो जवाब दीजिए। भगवान की तरह क्यों बैठे हो? ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट पेयर, नेक्स्ट पेयर होती है सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर। मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर आपने सेल्डम को यूज किया है तो सेल्डम के बाद और अगर यूज किया तो नेवर लगाना, और सेल्डम के बाद इफ यूज किया है तो एवर लगाइएगा। ये एक पेयर है, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर। ठीक है, जैसे शी सेल्डम और नेवर गोज टू कॉलेज, वो बहुत ही कम या तो कॉलेज जाती ही नहीं, या तो फिर मैं लिखूंगी शी सेल्डम इफ एवर गोज टू कॉलेज। मतलब वो अगर कभी कॉलेज जाती है ना तो बहुत ही कम बार जाती है। तो ये दोनों, आप सेल्डम के साथ और लगाओ तो नेवर लिखो, इफ लगाओ तो एवर लिखो। ये एक पेयर है। मतलब देखो ये पेयर पेयर मैंने, देखो ये सारा डेटा मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आपको। अगली बात है, व्हेन के साथ कभी भी देन नहीं लिखना। जैसे व्हेन शी कॉल्ड, देन आई वेंट टू ऑफिस। जब उसने कॉल किया मैं तभी, देखो जब उसने कॉल किया तब मैं ऑफिस गया, ऐसा हम कहते हैं बट ऐसा लिखते नहीं, गलत है। इसको लिखना है व्हेन शी कॉल्ड आई वेंट टू ऑफिस। तो तब ये स्टेटमेंट सही होगी, वरना ये रॉन्ग है। व्हेन के साथ देन हम कभी भी नहीं यूज करते, ये बात ध्यान में रखिएगा। सिंपल है या नहीं? ये तो सिंपल है ना, ये तो मतलब रूल ही है, इसमें क्या समझाना, मैं क्या समझाऊ इसमें, है ना? इसमें क्या मतलब ये समझना है बहुत डिफिकल्ट है क्या कि व्हेन इज नॉट पेयर्ड विद देन? व्हेन जिस सेंटेंस में उसमें देन नहीं लिखना, भले मीनिंग से आप देन कहते हो, बहुत से लोग कहते हैं देन देन, बट गलत है, देन नहीं लगाएगा। हाँ जी। उसके बाद अनलेस, अनटिल और टिल का डिफरेंस समझाऊंगी। देखो
अनलेस को हिंदी में कहते हैं अगर नहीं तो। जैसे अनलेस यू स्टडी, मतलब अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो। इसका मतलब है अनलेस ये एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना। इसमें खुद में ही अपना नेगेटिव मीनिंग छुपा हुआ है। तो मैंने कहा अनलेस यू स्टडी मतलब अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो यू मे फेल, तुम फेल हो सकते हो, ठीक है। तो अनलेस ये वर्ड ना हमेशा एक्शन डिस्क्राइब करेगा, एक्शन, कि मतलब जैसे कि अगर तुमने काम नहीं किया तो मैं तुम्हें पेमेंट नहीं दूंगा, अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं नाराज हो जाऊंगी, कहती है ऐसा तुमको। अगर तुमने मुझसे बात नहीं की, अभी अगर तुमने मेरा फोन नहीं उठाया तो मैं आज के बाद तुमको कभी भी कॉल नहीं करूंगा या करूंगी, ऐसा कहा है तुमने? अगर नहीं। ठीक है। अब दूसरी बात हम पढ़ते हैं अनटिल को। अनटिल, अनटिल का मीनिंग क्या होता है? अनटिल को हम हिंदी में कहते हैं जब तक। जब तक नहीं, जब तक नहीं मतलब जब तक तुमको मैं कॉल ना करूं तब तक मुझे कॉल नहीं करिएगा, जब तक मैं तुमको ना बताऊं तब तक मुझे पूछना मत। नहीं, अच्छा ठीक है। जब तक मैं बाहर न जाऊं, जब तक मैं बाहर न जाऊं किसी को बताना मत मैं अंदर हूं। पापा ने बोला है तुमको कभी किसी को कि बताओ मैं घर पे नहीं हूं, और तुमने बता दिया हो कि पापा कह रहे हैं पापा घर पे नहीं है? ऐसा हुआ है क्या कभी? ऐसा हुआ है? ऐसा कभी हुआ है क्या कि कोई अंकल है जिनका कॉल है और पापा को उनसे अभी बात नहीं करनी है, और फिर पापा ने आपसे कहा कि कह दो मैं नहीं हूँ घर पे, और आपने कॉल पे कॉल उठाया? बहुत छोटे बच्चे तब करते हैं ऐसा, पापा कह रहे हैं पापा घर नहीं है। तो ऐसा होता है, मतलब बच्चों के, बहुत छोटे बच्चों के साथ होता है, बड़े बड़ों के साथ भी हो जाता है कभी कभी। कभी कभी मजाक में भी आप कर देते हो। हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज जीवन में होती है, ऐसा हम बहुत बार करते हैं, कभी कभी जानबूझकर भी करते हैं, कभी कभी गलती से भी हो सकता है। इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला होता है ना। चल, तो भाई हम पढ़ रहे थे जब तक नहीं। जब तक नहीं, जब तक पाकिस्तान अब वार नहीं करे तब तक हम उन पे वार नहीं करेंगे। ये इंडिया की हमेशा यही थॉटफुलनेस रही है, इंडिया का यही माइंडसेट रहा है, और यही बात बहुत अच्छी है। आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट, क्योंकि बीइंग इंडियन हमारा देश कभी भी बदमाशी नहीं करता, ये बात बहुत अच्छी होती है। हम अगर पाकिस्तानियों से पूछेंगे पाकिस्तान के सरकार से वो कितने खुश है, तो देखो कोई भी अपने सरकार से खुश तो नहीं होता, पर अपने देश को गालियां देना ये एक देशवासी के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, और भारत के लोग कभी भी ये कभी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों? हमारा देश महान सच में है, क्योंकि महान संस्कृति महान विचार हमारे देश में अभी भी है। हमारा देश खुद से कभी भी किसी को परेशान नहीं करता है, कभी किसी को परेशान नहीं किया। हाँ, बेवकूफियां हमारे देश ने बहुत की है। हमारा देश बिल्कुल ऐसा ही खड़े होता है हमेशा, राम राम साहब कहते हुए, नमस्ते सर, नमस्कार सर, ऐसा करते हुए। तो ये भी आइडियोलॉजी हमेशा हमेशा सही नहीं होती है। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने अस्त्र तो उठाए थे, उठाने के लिए बोले भी थे। तो ठीक है, चल। अनलेस, अनलेस क्या होता है? एक्शन ओरिएंटेड होता है, कि भाई अगर कोई एक्शन ना हो तो फिर कुछ होगा। और अनटिल क्या होता है ना? अनटिल टाइम ओरिएंटेड होता है। टाइम ओरिएंटेड मतलब जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे, मतलब अनटिल यू स्टडी, ये मीनिंग होता है अनटिल का। अनटिल यू स्टडी, इसका मीनिंग क्या है? जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे। देखो अनटिल भी नेगेटिव वर्ड है, ठीक है जी।
जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे, मतलब until you study, I will not let you go, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा या जाने नहीं दूंगी। जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तब तक नहीं जाने मिलेगा। तो until ये हमेशा टाइम को डिस्क्राइब करता है, टाइम। ठीक है, अब until और till ये दो वर्ड्स है ना, इसमें जरा दिक्कत होती है, ध्यान में रखिए। until और till का डिफरेंस क्या है? until ये स्टार्टर का काम कर सकता है या कनेक्टर का काम भी कर सकता है, मतलब आप until को सेंटेंस के बीच में भी लिख सकते हो। पर जो till है ना, till, ये till सिर्फ सिर्फ कनेक्टर है, ओनली कनेक्टर है, इसको स्टार्टिंग में लिखना गलत है, सॉरी। till कैन नॉट बी एट द स्टार्ट, ये स्टार्ट में नहीं हो सकता, गलत है वो अगर आपने लिख दिया है तो। बाकी तो दोनों का मीनिंग सेम है, मतलब until you study I will not let you go, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, I will not let you go till you study। till you study, यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा, कॉमा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि कंजंक्शन अगर दिया हो तो कॉमा की जरूरत नहीं होती है। I will not let you go till you study, तो ये भी सही है, ये भी सही है, पर till you study I will not let you go, ये कहना गलत है, क्यों? till ये सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं हो सकता। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। पॉइंट नंबर 1, अनलेस until के साथ नेगेटिव वर्ड्स ना यूज करें, नॉट का यूज ना करें। और दूसरी बात, until, unless या till के साथ will भी यूज ना करें। will और not दोनों लगेंगे नहीं। till के साथ हम not यूज कर सकते हैं, बट until के साथ नहीं, क्योंकि until ये नेगेटिव है और till ये पॉजिटिव है, तो जो नेगेटिव होता है उसके साथ फिर से नेगेटिव वर्ड का यूज करना गलत होता है, जो पॉजिटिव होगा यू कैन। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि till ये सेंटेंस का स्टार्टर कभी नहीं हो सकता। ये दो चार बातें हैं बहुत जरूरी जरूरी है ना, बहुत जरूरी जरूरी बातें ध्यान में रखिए। अनलेस, अनटिल, टिल, हाँ जी, अनलेस आपने यूज किया, अनलेस होता है एक्शन ओरिएंटेड, किसी एक्शन के, और अनटिल होता है टाइम ओरिएंटेड, भैया टाइम होता है अनटिल में। अनटिल सेंटेंस का स्टार्टर भी हो सकता है, कनेक्टर भी हो सकता है, पर टिल जो है ना, ये टिल सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? कनेक्टर हो सकता है। टिल ये कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकता सेंटेंस को। अनटिल और टिल के साथ, अनटिल और टिल के साथ नॉट का उपयोग ना करें। अनटिल और टिल और अनटिल और टिल क्या, अनटिल क्या कर रहे हो मैं, अनटिल टिल टिल टिल, अनलेस अनटिल के साथ नॉट ना यूज करें और विल भी यूज ना करें। टिल के साथ आप नॉट लगा सकते हो। हैं जी, समझ आया? कुछ कुछ तो समझ आया, ऐसा थोड़ा थोड़ा कुछ समझ आया? अनलेस और अनटिल आर नॉट रिटर्न विथ नॉट, है ना, वही चीज है। एल्स के साथ हमेशा बट यूज होगा, और द सेम दैट और द सेम एज, ये मैं समझाती हूँ। देखो, द सेम दैट क्या होता है? द सेम मतलब के तरह। द सेम दैट अगर आपने सेंटेंस में यूज किया तो दैट के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज हो, और द सेम के बाद अगर आपने एज यूज किया तो एज के बाद कभी भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब यूज नहीं किया जाएगा। मतलब दिस इज द सेम, सेम ड्रेस, ये वही सेम ड्रेस है दैट आई वॉन्टेड, जो मुझे चाहिए था।
तो आपने अगर दैट यूज किया तो उसके बाद आप सब्जेक्ट वर्ब लिख सकते हो। बट अगर मैंने कहा दिस इज द सेम ड्रेस, द सेम ड्रेस एज आई वॉन्टेड, तो ये गलत होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत होता है। क्यों? आप दिस इज द सेम और दैट के बाद वर्ब लिख सकते हो। हाँ जी, पर द सेम एज के बाद आप वर्ब नहीं लिख सकते। देखो क्या डिफरेंस है। द सेम दैट ये एक स्टेटमेंट को एक्नॉलेज कर रहा है, और द सेम एज ये स्टेटमेंट एक्नॉलेज नहीं करता, ये किसी एक वर्ड को एज मतलब के तरह आपको बताना है। जैसे ये स्टेटमेंट आप ऐसा कर सकते हो, दिस इज द सेम ड्रेस, दिस इज द सेम ड्रेस एज योर्स, मतलब जैसे तुम्हारे पास है वैसे ही सेम ड्रेस ये है। तो बेटा देखो, मतलब मैं क्या समझा रही हूँ, द सेम हम सेंटेंस में यूज करते हैं जिसका मीनिंग आप लोगों को पता है। द सेम के बाद आप नाउन लिखकर दैट लिखोगे अगर इसके बाद वर्ब दिया है। द सेम के बाद नाउन लिखकर आप एज लिखोगे अगर उसके बाद वर्ब नहीं दिया है। जैसे दिस इज द सेम ड्रेस दैट आई वांटेड, दिस इज राइट। दिस इज द सेम ड्रेस एज आई वांटेड, ये बिल्कुल गलत है। दिस इज द सेम ड्रेस एज योर्स, ये बिल्कुल सही है। क्यों? एज के साथ आप वर्ब नहीं लिखोगे, ध्यान में रखिए। दैट के साथ आप वर्ब बिल्कुल लिख सकते हो। बस खत्म कहानी आज के लिए। स्टार्टर कनेक्टर्स हो गया, ये तो हमने लिख लिया था ना। ये हो गया था नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो हम कैसे यूज करते हैं? नॉट ओनली बट ऑल्सो हम किसी दो चीजों को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने किसी एक चीज को जोड़ा दूसरे चीज के साथ, तो जिनको कनेक्ट करना है बिल्कुल उनके पहले आप नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करो। जैसे देखो थोड़ा, अगर मुझे यूज करना है, मुझे बताना है कि वो सिंगर और डांसर दोनों भी है, तो मैं यूज करूंगी ही इज नॉट ओनली अ सिंगर बट ऑल्सो अ डांसर। मैं नॉट ओनली बट ऑल्सो कहीं भी नहीं लगा सकती हूँ, मुझे पर्टिकुलर सोचना होगा कि अच्छा ठीक है मुझे यहाँ नॉट ओनली यूज करना है क्योंकि यहाँ पर इसको जोड़ना है, और बट ऑल्सो वही यूज करना है जिसके साथ जोड़ना है। तो अब ध्यान में रखिए, नॉट ओनली प्लस कंपैरिजन 1 बट ऑल्सो प्लस कंपैरिजन 2, जिन दो चीजों को आपने जोड़ा है बिल्कुल उन्हीं के सामने नॉट ओनली बट ऑल्सो। जैसे शी शेयर्ड नॉट ओनली देयर क्लोथ्स बट ऑल्सो देयर टॉयज, आप किधर भी नहीं लिख सकते, इधर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। आइदर और मतलब दोनों में से कोई एक, कोई भी दो के लिए यूज किया जाता है। नेगेटिव वर्ड जिसके साथ यूज नहीं होते हैं। आइदर और के लिए जब भी आप वर्ब लिखोगे तो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, सॉरी सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से लिखेगा। और सेम हैपेंस विद नाइदर नॉर, नाइदर के साथ हम नॉर लगाते हैं, आइदर के साथ और वेदर के साथ हम और लगाते हैं। वेदर बताता है ऑप्शंस को। सो दैट क्या बताता है? पर्पस। सो दैट का अर्थ होता है ताकि, पर्पस उद्देश्य, इंटेंशन बताने का काम सो दैट होगा। जैसे वी ईट सो दैट वी मे लीव, हम खाते हैं क्योंकि ताकि हम जिए। शी कॉल्ड सो दैट शी कुड हेल्प मी, उसने कॉल किया ताकि वो मुझे मेरी हेल्प कर सके। तो सो दैट क्या बताता है ना? पर्पस बताता है। ठीक है जी। चलो शायद मैंने सब कुछ करवा लिया है। आपके पास दो क्वेश्चन है, हार्डली हार्ड। दूसरा, पहले क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करिएगा। पहला, इस क्वेश्चन को मैं पूछूंगी, इस क्वेश्चन के लिए मैं पोल लगाऊंगी, ये नहीं बताना अभी अभी, पहले ये बताओ। ठीक है, बस इतना ही। मैं बस क्वेश्चंस ले रही हूँ और खत्म कर रही हूँ अभी टॉपिक, है ना। मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी आपको। कल सेंटेंसेस इंप्रूवमेंट है, तो कल हम कुछ क्वेश्चंस और भी डिस्कस करेंगे। तो कल मैं कंजंक्शंस को
मुझे लगता है कल इम्प्रूवमेंट है ना, कल सेंटेंसेस इम्प्रूवमेंट है या नहीं, लेट मी चेक। ठीक है, तो फिर क्वेश्चंस हम कल भी ले सकते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दे दो, मैं पोल लगा रही हूँ, और फिर बाद में मैं लगे तो मतलब भले ही हम कल कर लेंगे इसको। ठीक है, आपके पास सिर्फ आंसर है 30 सेकेंड्स का। मैं पोल स्टार्ट कर दिया है। इस क्वेश्चन का आपको जवाब पोल के साथ देना है। कौन से ऑप्शन में आपको एरर लगती है, पोल के साथ जवाब दीजिएगा। हाँ जी, ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डिस्कस कर रहे हैं। वेन हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश स्पीकिंग देन दे दिया, गलत है। ए हार्डली के साथ हमें वेन चाहिए होता है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है, बी ये गलत है। तो हमारा आंसर आना चाहिए बी ऑप्शन। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। शुभम यादव, ओम प्रकाश, अंकुश कुमार, अंकुश राय, 100% रिजल्ट। चलो बहुत अच्छी बात। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, इसका जवाब भी मुझे पोल के साथ ही आप लोगों को देना है। हाँ जी, चलो। आया भाई जवाब, ठीक है। डॉक्टर सिन्हा वॉज नॉट ओनली सिंपैथेटिक टू द रिच पेशेंट्स बट ऑल्सो टू द पुअर पेशेंट्स। देखो यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज किया है। नॉट ओनली बट ऑल्सो किसी भी सेंटेंस में, तो एक बात पे ध्यान रखिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो बस उन्हीं सेंटेंस के साथ यूज होगा जिन सेंटेंसेस में, ध्यान में रखिएगा मेरी बात बहुत अच्छे से, सेंटेंसेस के जिन दो पार्ट्स को उसको जोड़ना है। तो हमें बताना है डॉक्टर सिन्हा ये रिच और पेशेंट्स, मतलब रिच पेशेंट और गरीब पेशेंट्स, रिच पेशेंट या पुअर पेशेंट्स, इनकी मदद करते हैं। तो मैं क्या करूंगी, रिच के पहले नॉट ओनली लगाऊंगी और पुअर के पहले बटल्स। तो पुअर के पहले तो बटल्स दिया हुआ है, बट रिच के पहले बटल्स नहीं है, नॉट ओनली में। यहाँ पर नॉट ओनली का लिखना यहाँ गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर रॉन्ग होगा। Dr. Sinha was sympathetic to the not only rich patients but also poor patients. So your answer should be A. A, let's see. 25%, 25, 25, 25, 25. पल्लवी गौड़ी, वेरी गुड बेटा, ओके। तो अभी आज के सेशन को यही खत्म करते हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कल डिस्कस करूंगी आपके साथ। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऐड किए थे, अब मुझे लगा था कि हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे बट नहीं हो पाए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम मिलते हैं अभी अगले सेशन में। ठीक है जी, हाँ जी। तो बेटा यहाँ पर हम लोग रुक जाते हैं। आज हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें डिस्कस की, बहुत अच्छे अच्छे पेयर्स डिस्कस किए। शायद आपको सारी चीजें बिल्कुल समझ आ चुकी है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, मतलब कल के सेशन में। कल मैं ढेर सारे सवाल करूंगी आपको, क्योंकि कल हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट पार्ट 1 पार्ट 2, अभी देखो अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी, कल परसों और उसके बाद भी, ताकि फिर जो ग्रामर है वो ग्रामर हम अच्छी तरह खत्म करें। हमारा ग्रामर यहाँ पर खत्म हो चुका है, बट
कल परसों थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं ग्रामर को, ताकि आपका जो भी एक ऐसा पार्ट है जो आपको नहीं समझा होगा वो आप और अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। ठीक है, तो मिलते हैं कल के सेशन में। बढ़िया से ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय 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 बाय।